एवरीवन, वेलकम। तो हमारा शो दिल से दिल तक द लाइव टॉक शो में आप सभी का स्वागत है। मैं पूजा वार्ष्णेय, ट्रांसफॉर्मेशनल माइंडसेट कोच, आपका ऑनलाइन टॉक शो आम लोगों की खास कहानी उनकी ज़ुबानी में आप सबका स्वागत करती हूँ। वेलकम सुनीता जी, वेलकम दक्षा। और आज जो हमारी गेस्ट हैं वो बहुत स्पेशल गेस्ट हैं और उनका इंट्रोडक्शन लंबा होने वाला है थोड़ा, तो तसल्ली से सुनिएगा उनके बारे में। मैं बस ये बोलूँगी, शी इज़ डॉक्टर एंड डाइटिशियन दीपिका भाटिया। शी इज़ द डायरेक्टर ऑफ BBE हेल्दी। शी इज़ CEO ऑफ अडान हेल्थ केयर। शी इज़ द फाउंडर ऑफ आस एक प्रयास NGO विच इज़ रनिंग फॉर कैंसर अवेयरनेस। ये न्यू दिल्ली में है। शी इज़ द स्टेट वाइस प्रेसिडेंट एंड फूड एंड न्यूट्रिशन from WICCI Delhi, advisory board member of Being Caring NGO, and she's an international chairperson of Food and Nutrition Mentor X Delhi. और सबसे बड़ी बात, शी इज़ अ कैंसर सर्वाइवर with over 28 tumors in the large intestine. At the last stage वो वहाँ से रिकवर हुई हैं। And recently she has received the international award of Dr. Sarojini Naidu from ICMAI and AAFD. And जो उनकी जर्नी रही है कैंसर से निकलने की, उसके बाद जो उन्होंने शी हैज़ फाइट अगेंस्ट द बॉडी डिसऑर्डर्स थ्रू हर ओन डाइट प्लान एंड एजुकेशन इन द फूड साइंस, जो कि उन्होंने नेचुरोपैथी, एक्यूप्रेशर, रेकी हीलिंग, इवन इन योगा also. Through all these things she has recovered from this cancer, and she's a yoga expert with alliance with 200 courses certified through the Patanjali, and she honored with national awards by Indian with the Raja Hari Singh Samman from WCMP in 2019 in Jammu also. और बहुत ही लंबी लिस्ट है, मतलब लिस्ट ख़त्म ही नहीं होगी। तो आई वेलकम डॉक्टर दीपिका जी। मैं आपको बुलाती हूँ मंच पे क्योंकि आपकी तारीफ हो रही है, तो इनवाइटिंग यू। फातिमा जो मेरे साथ है, हाय फातिमा। Hi. हेलो डॉक्टर। हेलो एवरीवन। हेलो, गुड इवनिंग। दीपिका जी गुड कैसे इवनिंग हो? जी, गुड इवनिंग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। दीपिका जी, फातिमा खेती हमारे साथ मेरी फ्रेंड है, एंड ये भी हमारा इंटरव्यू सेशन आपके साथ रन करेंगे। फातिमा, अपने बारे में आप थोड़ा बता दीजिए। जी वेलकम दीपिका यस, जी। माई सेल्फ फातिमा खेती, लाइफ एंड माइंड कोच। ओवर 12 इयर्स से मैं पहले टीचर थी, और फिर जैसे ही कोविड लगा तो मैंने सोचा कि आई हैव टू सर्व टू द कम्युनिटी, सो आई हैव टेकन द जर्नी ऑफ लाइफ कोचिंग। और हमारी दीपिका जी भी हेल्थ कोच हैं। अभी तो उनका पब्लिक को मैं धीरे धीरे आपके बारे में बताऊंगी, क्योंकि अगर एक साथ पूरी लिस्ट हुई तो लगेगा कि अरे बाप रे। तो एक एक करके आपके पहलू पे बात करिए दीपिका जी। बट आई वुड लाइक कि आप अपनी कहानी अपनी जुबानी बताइए, आपकी बचपन से लेकर अब तक की पूरी जर्नी, जी और हम लोग एस्पिरेटर्स सुनने के लिए। जी बिल्कुल। पहले जोरदार तालियां भाई बचपन दीपिका जी वैसे की, तो जोरदार। सभी का ही। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर दिस ऑनर। सबसे पहले तो थैंक यू आपके चैनल को एंड पूजा जी फॉर इनवाइटिंग मी। दिस इज अ ग्रेट प्लेटफॉर्म एंड हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। और यही कहना चाहूंगी कि जिंदगी पॉजिटिविटी के साथ अगर जी जाए तो मुझे लगता है कि जिंदगी बहुत सुंदर हो सकती है, बहुत अच्छी भी हो सकती है। बचपन से ही जिस तरीके से मतलब मेरा परिवार रहा, जिस तरीके का एक न्यूट्रल परिवार था। शुरू में जॉइंट फैमिली थी, फिर जल्दी ही थोड़ा न्यूक्लियर की तरफ आ गए। पापा बिजनेसमैन थे, लेकिन उससे पहले लॉयर थे, तो धीरे धीरे उन्होंने अपना जो चीजें छोड़ी तो उन्होंने अपना बिजनेस की तरफ मूव कर लिया। मदर इज अ टीचर, मदर टीचर थी उस टाइम। और इस तरीके से जिंदगी चल रही थी। दो ही भाई बहन हैं, ज्यादा कोई लंबा परिवार नहीं था, तो इस तरीके से जिंदगी अच्छी खासी चल रही थी, जैसे सभी का बचपन होता है। खूब खेलना, गलियों में भी खेलते थे, सब कुछ करते थे। और जैसे आजकल लड़कियां होती हैं, गुड्डियां पटोले, वो सब अच्छा लगता था, सब कुछ अच्छा था। और इंटेलिजेंट थी, क्लास में भी फर्स्ट आती थी। लेकिन लाइफ ने तब मोड़ खाया जब फादर को कैंसर हुआ, और तब मेरी एज शायद 14 ईयर्स की रही होगी। तब फादर को कैंसर हुआ और वो रहे नहीं इस दुनिया में। हमने बहुत कोशिश की उनको बचाने की, लेकिन तब शायद ट्रीटमेंट बहुत कम थे कैंसर के। तो देन जल्दी ही जिस तरीके से सोचा था कि डॉक्टर बनने का, बट वो डॉक्टर का सपना तो पूरा नहीं हुआ, बट BSc इन डायटिक्स जरूर मैंने कर ली।
देन उसके बाद जल्दी ही मदर ने शादी कर दी बिकॉज अ सिंगल चाइल्ड, मैं एक अकेली लड़की थी घर के अंदर। तो उनको लगता था कि जल्दी ही शादी कर दें तो ज्यादा अच्छा है। जब वैसे भी रिश्ते आ जाते हैं तो पेरेंट्स को लगता है कि ठीक है, अगर अच्छा रिश्ता आ गया है। तो लुधियाना से दिल्ली मूव होना पड़ा। तो जिंदगी थोड़ी सी अलग थी। और सोचा, हस्बैंड से बोलती थी कि जॉब करना चाहती हूँ, जॉब भी थी। लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, अभी बच्चों को संभालो, सब चीजें करो, फैमिली को संभालो। और यहाँ एक जॉइंट फैमिली में थी। तो देन फादर इन लॉ डॉक्टर थे, होम्योपैथिक डॉक्टर थे। तो उनसे काफी कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ चीजें सीखने को मिली। फादर इन लॉ के फादर भी डॉक्टर थे होम्योपैथिक, तो इसीलिए काफी कुछ मुझे यहाँ सीखने को मिला। हस्बैंड ग्राफिक डिजाइनर हैं, बहुत अच्छे 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 डिजाइन बनाकर देते हैं सभी को। और देन पता नहीं चला, हंसती खेलती जिंदगी को फिर से एक दस्तक हुई कैंसर की। तो जो कैंसर था वो 4th स्टेज पर था। 3 साल तक ट्रीटमेंट कराने की कोशिश की, लेकिन कहीं भी ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा था। ट्रीटमेंट इन द सेंस के पता ही नहीं चल पा रहा था हुआ क्या है। बिकॉज एक पेट दर्द, और कोई बोलता था कि कोई ओवरियन सिस्ट है, कोई कुछ बोलता था, कोई कुछ बोलता था, लेकिन किसी डॉक्टर को ये चीज समझ नहीं आ रही थी कि प्रॉब्लम कहाँ है। तो देन वॉमिट्स और बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही थी जिसकी वजह से मैं परेशान थी। और 3 साल ऐसे ही निकल गए, और जब तक मैं पहुंची तो वो लास्ट स्टेज थी। बहुत कोशिश करती थी, जबकि मेरा लाइफस्टाइल बहुत अच्छा था, सब कुछ अच्छा था। देन निकला उसमें क्या कि 28 ट्यूमर्स हैं लार्ज इंटेस्टाइन में। और डॉक्टर से ने बोला कि हम इसे रिमूव करना पड़ेगा, इसे पूरी लार्ज इंटेस्टाइन को। लेकिन इनके पास सिर्फ 30% चांसेस हैं जिंदगी जीने के। तो मुझे वो 30% को 300% करना था। तो मैंने उसी समय डॉक्टर से बोला, BL के लिए इलाज चला। और मैंने उसी समय डॉक्टर को बोला कि ये 30 जो है मैं 300% करके दिखाऊंगी। तो ये मेरा विल पावर था, और मेरे हस्बैंड का जो स्ट्रॉन्ग मेरे ऊपर विश्वास था, ये वो था। और जो फैमिली सपोर्ट मुझे मिला। तो सर्जरी हुई, सर्जरी के बाद कीमोस चली, काफी बाल चले गए, बहुत सारी ऐसे, बिल्कुल वैसे ही लगा जैसे एक तितली तितली के पंख होते हैं, वो निकल जाते हैं और उड़ना छोड़ देती है वो। बिल्कुल ऐसा ही लगा, पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, बहुत सारी ऐसे ऐसी चीजें हो रही थी। और मुझे लगता था कई बार कि शायद मैं जिंदा नहीं बचूंगी, क्योंकि बातें इस तरीके से हो रही थी। लेकिन मैंने ईश्वर का जो भरोसा है ना, वो नहीं छोड़ा, ईश्वर पर भरोसा करना। क्योंकि वो मेरे लिए शायद वो ऐसी चीज थी कि मुझे लगता था कि अगर मैं एक फ्लाइट लेकर बैठी हूँ तो वो मुझे वहां तक जरूर पहुंचाए। तो उसने पहुंचाया भी। और मुझे नहीं पता था कि मेरी सेकेंड लाइफ जो है वो बहुत ब्लेस्ड है और बहुत अच्छी होगी। क्योंकि कई बार आप सपने तो देखते हो, लेकिन आपके जब सपने टूटते हुए नजर आते हैं तो कई बार आप बहुत एंग्जाइटी फील करते हो, बहुत सारी ऐसी चीजें फील करते हो। लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरे को कुछ एंग्जाइटी नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मुझे शायद उस पायलट पर, पायलट यानी ईश्वर, उससे बहुत भरोसा था। और दूसरा, एक सिर्फ एक ये भरोसा था कि ईश्वर, जिस तरीके से हम अपनी माँ की गोद में बैठकर बोलते हैं कि अब मुझे कोई मार नहीं सकता, अब मुझे कोई कुछ कह नहीं सकता, हम कितनी भी शैतानी कर कर आए और हम माँ की गोद में बैठ जाते हैं। तो सेम मुझे ऐसा ही लगता था कि शायद मैं एक शैतान बच्चा हूँ, और शैतान बच्चे के बाद एक माँ की गोद में मैं लिपट गई हूँ, और मुझे अब ईश्वर बचा लेंगे। और सच में ऐसा हुआ, उसने अपना हाथ मेरे सिर पर रखा। और मुझे जो वो सेकंड लाइफ थी वो बहुत ब्लेस्ड है। आज मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि अगर वो कैंसर ना होता तो शायद आज दीपिका ये भाटिया नहीं होती। तो यही मेरी जर्नी रही। जोरदार तालियां बनती हैं, ऑडियंस आप लोग भी बजाइए, वहां तक पहुंचे नहीं पहुंचे, लेकिन सच में, क्योंकि पहली बात तो ये विल पावर की लास्ट स्टेज से आप उससे फिर से आपने बोला 30% को मुझे 300% बनाना है। तो आप भी जैसे BSc बायोटेक से हैं, तो हमें ये मालूम होता है कि हमारी विल पावर अगर स्ट्रांग होती तो काफी हमारी बॉडी उस तरीके से रिस्पॉन्ड करती है। तो जी रियली इट वाज बिल्कुल। अमेजिंग। तो अच्छा, मुझे आप बता रहे थे कि आपकी जो पूरी जर्नी, जो मैंने पूरा पढ़ा आपका, कि आपका नेचुरोपैथी है या होम्योपैथी, तो आपके फादर इन लॉ थे, आप उनके साथ क्लिनिक पे बैठते थे, तो उससे बिल्कुल। आपको काफी आइडियाज लगा मेडिसिन वगैरह का। लेकिन आपने बताया हमें कि आप नेचुरोपैथी, एक्यूप्रेशर, फिर योगा, फिर रेकी हीलिंग, और जाने कितनी लंबी इन सब चीजों में लर्निंग करते चले गए। तो ये जो आपका ये स्ट्रगलिंग टाइम जो फेस चल रहा था कैंसर का, उस टाइम पे आपने सीख के उससे अपना रिकवर किया एज अ मेडिसिन फॉर्म, या ये बात की कहानी है आपकी ये सब चीजें? ये मेरी उसी समय की कहानी है जब मुझे कैंसर हुआ। तो एक्चुअली मेरा वेट बहुत बढ़ रहा था एवरी कीमो के साथ। तो डॉक्टर
बोले कि आई डोंट नो कि आपका वेट क्यों बढ़ रहा है, लेकिन मुझे कोई रीजन नहीं समझ में आ रहा था। तो मैं बहुत सारे ऐसे डाइटिशियंस के पास गई, काफी डॉक्टर्स के पास गई, किसी को भी वो समझ नहीं आया। तो लोग बोलते थे अच्छा ओके हम देखते हैं, हम बड़े किसी सीनियर से सर्च करके देखते हैं, बात करके देखते हैं क्यों है। देन मेरे दिमाग के अंदर आया कि नहीं, मुझे पढ़ना है, इसको और एडवांस स्टडी करना है, अपने लिए करना है, किसी के लिए नहीं करना, अपने लिए करना है। देन मैंने वास्तु किया। तो मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि शायद आपके घर का वास्तु खराब होगा, तो इसलिए आपका कुछ करना। मैंने कहा चलो करके देखते हैं, करने में क्या जा रहा है। क्योंकि जब हम टीचर से बोलते थे तो जिससे भी हम बोलते थे वो बोलता था 1 लाख रुपया लेंगे या 2 लाख रुपया लेंगे, ये करेंगे। तो ऑलरेडी इतना मनी स्पेंड हो चुका होता है कैंसर के ऊपर कि आप उस चीज के बारे में सोच नहीं सकते कि आप किस तरीके से भी स्पेंड कर रहोगे। बिकॉज जब बच्चे करियर की सिचुएशन में हो, उस समय बच्चे जो है अपना करियर बना रहे थे, तो मेरे लिए उन बच्चों का करियर बनाना ज्यादा जरूरी था बजाय इसके कि मैं ये सब चीजें करवाती। तो मेरे को एक बड़ी नॉमिनल फीस पे मुझे इस तरीके से मिल गया, एक कोर्स मिला, और मैंने 1 साल का डिप्लोमा किया और बहुत कुछ सीखा और बहुत सारी चीजें चेंज करी। चेंज करने के बाद साथ साथ ही मैंने इग्नू में अपना एडमिशन करवा लिया। मुझे लगा कि अगर ये सब चीजें मैं करके एडमिशन ले लेती हूँ तो हो सकता है मेरा ब्रेन भी फ्रेश हो जाएगा और मैं कुछ नई चीजें सीखूंगी। नई चीजें सीखने से मेरी हेल्थ पे बहुत सुधार आएगा। और सबसे बड़ी बात है, आप एक चीज में बिजी हो जाते हो। एक चीज में जब बिजी हो जाते हो तो आपका दिमाग वहां से हट जाता है, और सच में ऐसा ही हुआ। वो दिमाग वहां से हट गया, मैं खुद पर फोकस करने लगी, खुद से अपनी कहानियां बनाने लगी, खुद से ही अपने आप को ठीक करने की कोशिश करने लगी, और वो काफी हद तक मैंने उस चीज को करा भी। लेकिन कुछ ग्लैंड्स कीमो की वजह से खराब होने की वजह से जो है थायराइड जो है आपको आ जाता है जब कीमो की बहुत सारी मेडिसिन वगैरह चलती हैं। तो वेट उसकी वजह से आ रहा था, ये किसी को पता ही नहीं चल रहा था कि वेट कहाँ से आ रहा है, इतना इन्फ्लामेशन क्यों हो रहा है। बिकॉज लार्ज इंटेस्टाइन ना होने की वजह से एब्जॉर्प्शन तो है ही नहीं है बॉडी के अंदर, पानी का एब्जॉर्प्शन नहीं है, तो उसकी वजह से डिहाइड्रेशन और ऐसी कई चीजें मेरे साथ चल रही थी, एक्सपीरियंसेस हो रहे थे। तो देन इसके बारे में पढ़ना शुरू किया, और जब भी मेरी अगर सुई अटकती थी तो वो सिर्फ इंटेस्टाइन पर ही अटकती थी। जो भी मैं पढ़ रही होती थी सिर्फ उसी की, ये चीज नहीं है मेरे पास। अब हम लाख कोशिश भी करें, जब एक ऑर्गन चला जाता है तो वो कभी वापस नहीं मिल सकता। तब एक चीज महसूस की कि ये सब चीजें होने के बाद हमने एक एनजीओ का सोचा। एनजीओ का सोचा नहीं था, मुझे सिर्फ कैंसर अवेयरनेस करनी थी कि किस तरीके से हम कैंसर को अवेयर कर सकते हैं। कैंसर से लेकर जो लोग आज भी पीड़ित हैं या आगे हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं या कितना पैसा लग रहा है, उसको अवेयर करना बहुत जरूरी था कि अगर मेरा लाइफस्टाइल अच्छा था फिर भी मैं पकड़ी गई, तो आगे ऐसे कई लोग होंगे जो इस तरीके से पकड़े जाएंगे। तो मैं और मेरे हस्बैंड जो थे वो हम पार्क में, आसपास जो पार्क होते थे उनके अंदर हम एक बोर्ड वगैरह लेकर जाते थे, चाहे वो रिक्शा पुलर थे या कोई भी थे, हम सभी को बुला के उनको बताते थे कि आपको कैसा लाइफस्टाइल रखना है, कैसा ये सब चीजें करना है। देन उसके बाद वो डिप्लोमा की जर्नी चलती ही गई, एडवांस डिप्लोमास। मुझे हार्ट के ऊपर भी पढ़ना था, मुझे लंग्स के ऊपर भी पढ़ना था, मुझे सारा थ्योरोपैटिक सीखना था। तो मैं आज अगर काम कर रही हूँ तो मैं थ्योरोपैटिक डाइट से कर रही हूँ। स्पेशली अगर कोई लिवर डिजीज आ जाती है, अगर कोई कैंसर का पेशेंट आ जाता है, अगर कोई किडनी डायलिसिस का पेशेंट आ जाता है, तो इस तरीके से मैं उन लोगों पर काम करती हूँ, चाहे वो फर्टिलिटी इश्यूज ही क्यों ना हो, किसी भी तरीके के इश्यूज क्यों ना हो। तो उसी पर आज मैं काम करती हूँ, हर तरह के कोर्सेज करने स्टार्ट करे, सो दैट कि तो क्योंकि मेरा एक दिमाग उधर ही लग गया था। वो अंदर एक कीड़ा होता है ना, सतरंगी कीड़ा, ये पढ़ना है, ये करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, उस चीज में मेरा दिमाग लग गया। आज भी मैं जो भी कोशिश करती हूँ कि बस इस तरीके से कुछ काम करूँ। तो कई बार मुझे बड़ी सारी ऐसी बातें सुननी भी पड़ती है, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है कि जो काम करना है वो करना है, शायद इट्स माय सेकंड लाइफ, तो जो भी मुझसे हो पाएगा वो मैं करूंगी। तो इस तरीके से सेमिनार, ऑरिफ्लेम में सेमिनार्स दिए, पतंजलि में सेमिनार्स दिए, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में सेमिनार्स दिए, सो दैट के एनसीसी में सेमिनार्स दिए, हजारों लोगों की तादाद में ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर, कई तरह के कैंसर पर हमने सेमिनार्स दिए, टीम बनाई, एनजीओ को रजिस्टर करवाया। तो बहुत सारी ऐसी चीजें की जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पहुंची। फिर एक 7 साल से जो मेरे रिसर्च दिमाग में चल रही थी सप्लीमेंट्स को लेके, सप्लीमेंट्स को लेकर रिसर्च चल रही थी कि आज हम जब मैं खुद सप्लीमेंट खाती हूँ तो वो केमिकल्स वाले होते हैं, या जो भी हम सप्लीमेंट कहते हैं उनको हमेशा उसी फॉर्म में लिया जाता है कि दीज आर द केमिकल्स, जो आपको फूड सपोर्ट नहीं कर रहा, इसलिए आप एक सप्लीमेंट खा रहे हो। लेकिन मेरे दिमाग में एक इनोवेशन था कि मेरे को फूड सप्लीमेंट बनाना है, क्योंकि मैं एमबीए के
देखती थी, बहुत सारे हम प्रोडक्ट्स देखते थे मार्केट में कि वो इस तरीके से हैं, लेकिन हर चीज में प्रोसेसिंग पाई जाती थी, हर चीज में प्रोसेसिंग पाई जाती थी। तो देन मैंने एक चीज नोटिस करी कि मैं कैसे काम कर सकती हूँ, क्योंकि जब मैं होम्योपैथिक पे काम कर रही थी तो उसमें हम एक्सट्रैक्ट देखते थे, दीज आर द टोटली एक्सट्रैक्ट, और जो कि बिल्कुल ठीक हो जाते थे लोग, क्योंकि मैं फादर इन लॉ को देखती थी तो लोग आते थे वो बिल्कुल ठीक हो जाते थे, चाहे वो कैसी भी बीमारी से ग्रस्त हो। तो मैंने एक्सट्रैक्ट फॉर्म पे काम करना शुरू किया, और उसके बाद हमारा निकल के आया ADAN, अडान, अडान हेल्थ केयर प्रोडक्ट, जिसका नाम ही है डेली अप्रोच टू नेचर। तो उसमें हमने 5 सीरीज निकाली, यानी 5 सप्लीमेंट्स ऐसे निकाले, जैसे कि ऑक्सी, आज ऑक्सी की बहुत जरूरत है लोगों को, अभी आप देख रहे हो कोरोना और वायरल और तरह तरह की हो रही है, तो इसलिए एंटीऑक्सीडेंट्स निकालने बहुत जरूरी थे। आज किसी को बोलो अनार छील कर खा लो, शायद कोई नहीं खाएगा, पाइनएप्पल छील कर खा लो तो कोई नहीं खाएगा। तो ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स उसके अंदर पाए जा रहे हैं एक्सट्रैक्ट फॉर्म में, और वो फूड है, कहीं भी किसी तरीके का केमिकल नहीं है। सेकंड, स्लिम, स्लिम निकाला, लोग पतला होना चाहते हैं लेकिन उनको समझ नहीं आता कि कुछ भी लेते हैं, जीरो फिगर करने के लिए वो कुछ भी खाते हैं, डाइटिंग एंड ऑल। देन हमने स्लीप निकाला कि लोगों को स्लीप की बड़ी प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती। चौथा हमने निकाला कैल्सेट, ऑस्टियोपोरोसिस से आप अक्सर देखते हो मार्केट में जो कैल्शियम मिलते हैं वो आपके स्टोन्स बनाते हैं, तो सबसे पहले मैंने ये काम किया कि वो स्टोन्स ना बनाए, बॉडी में स्टोन फॉर्मेशन ना बनाए। एक और काम किया जो लड़कियों के लिए स्पेशली फर्टिलिटी इश्यूज, मेनोपॉज इश्यूज, एक्ने इश्यूज, और स्पेशली जो काम किया लिकोरिया, तो ये एक ही फॉर्म में हमने वो निकाल दी, ADN फैम, फैम के नाम से मशहूर है, और काफी लोगों की ये प्रॉब्लम सॉल्व कर चुकी है। तो आज कैलिफोर्निया में, न्यूजीलैंड में हर जगह इसका प्रोडक्ट जा रहा है। तो ये थी मेरी जर्नी। वाह, मतलब आपने पहले जो है खुद पे काम किया, खुद को रिकवर किया। सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो आप खुद हैं। अगर आप खुद BBLD के प्रोडक्ट्स ला रहे हो, एडान हेल्थ के ला रहे हो, तो उससे पहले आपने ये सब चीजें अपने ऊपर ट्राई की हैं। आपको बिल्कुल। मालूम है कि प्योर चीज मुझे देनी है, और जिस स्पेस से आप निकली हो वो पूरी अवेयरनेस लोगों को देनी है। तो यू आर वेरी, मतलब जैसे कहते हैं ना, दूसरी जिंदगी मिली है तो उसका आप इस्तेमाल कर रहे हो सही जी तरीके से, एक ब्लेसफुल लाइफ के तौर पे, कि अब मुझे लोगों की जिंदगी में वो अवेयरनेस लानी है कि वो लोग भी इस कैंसर जैसी बीमारी से ग्रस्त ना हो, अपने आप को फिट बिल्कुल रखें नेचुरल तरीके बिल्कुल। से। जी हेलो एवरीवन, वेलकम। आप सभी लोग हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहिए। आपकी कोई भी क्वेश्चंस या क्वेरीज हैं आप लोग चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम लोग लास्ट में पूछेंगे। और हमारे साथ हैं डॉक्टर एंड डाइटिशियन दीपिका भाटिया जी, जो कि न्यू दिल्ली से है, और वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही है कि कैसे वो कैंसर से रिकवर होकर और आज पूरी कैंसर अवेयरनेस इंटरनेशनल लेवल पे स्प्रेड कर रही है थ्रू हर NGO आस एक प्रयास एंड अडान हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स एंड बीबी हेल्दी। बीबी हेल्दी आपका ये क्या है, थोड़ा इसके बारे में बताइए। जी, बीबी हेल्थी मेरा एक डाइट क्लिनिक है जिससे मैं अपना काम करती हूँ। हमारे आर्थिक प्रयास में स्पेशली जो है वो कैंसर पेशेंट्स के लिए कंसल्टेशन मेरी हमेशा फ्री रहती है, सभी के लिए जो कंसल्टेशन कैंसर पेशेंट्स के लिए सिर्फ, बाकियों के लिए हम थ्योरोपैथिक डाइट पे काम करती हूँ स्पेशली। बस इसका नाम इस तरीके से पड़ा कि बी हेल्दी, तो बी हेल्दी के आप हमारे साथ मिलकर हेल्दी रह सकते हो, तो इसलिए इसका इस तरीके से हमने नाम रखा। तो पहले तो कुछ ऐसा सोचा नहीं था, जस्ट ऐसी फ्रेंड्स की डाइट बनाती रहती थी, फ्रेंड्स के लिए काम करती रहती थी बिना पैसों के। जब उनको इतने अच्छे रिजल्ट मिलने लगे तो फिर लगा कि एक छोटा सा फेसबुक पे ऐसे ही खोल कर देखते हैं, पेज बनाया। पेज बनाने के बाद लगा कि लोग आना शुरू होंगे, तो जब अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स ने लेना शुरू किया तो समझ में आया कि हम इस तरीके से काम कर सकती हूँ, कि मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। ऐसे ही हम काम करना शुरू करते हैं, और धीरे धीरे डर भी लगता था बड़ी सारी चीजों को लेके, लेकिन वो डर बड़ी जल्दी खुल गया जब लोगों के रिजल्ट बहुत अच्छे आते थे। अभी आप करेंटली फिजिकली अपने आप को जैसे फिट हैं आप पूरी तरह, या जी फिर उसकी वजह से थोड़ा बिल्कुल चीजें यू नहीं, फील फेस मतलब इश्यूज? अभी बस ये थोड़ी बहुत इम्यूनिटी में थोड़ी दिक्कतें आती हैं, वो भी इसलिए कभी मैं अगर ऑस्ट्रेलिया चली जाती हूँ बच्चों के पास तो वापस आती हूँ तो दिक्कत आती है, नहीं तो ऐसी भगवान की कृपा है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है किसी भी एक्चुअली आई एम तरीके सरप्राइज व्हेन आई रेड योर की। जाती हूँ, प्रोफाइल, उसमें एक्सरसाइज करती हूँ। आपने मेंशन किया था यू आर मदर ऑफ 2 चिल्ड्रन, और एक बेटी है जो कि मैरिड है एंड शी इज इन कनाडा, जी एंड बेटा है जो जी ऑस्ट्रेलिया में है। तो आई वाज थिंकिंग कि जी इतनी बड़ी लगती नहीं है, यू डोंट लुक लाइक कि आपके बच्चे इतने बड़े हैं कि वो शादी भी कर ले। मतलब यूजुअली क्या होता है जब आप ऐसी बीमारी से रिकवर होते हो तो ना, थोड़ा बीमार से ढला हुआ चेहरा समथिंग, बट यू रिमेन सो एक्टिव और फिजिकली
तो है ही अपीयरेंस, साथ में आप इतना एनर्जी के साथ यू आर वर्किंग सो मच, डेडिकेशन के साथ आप काम कर रहे हो, लगे हुए अपने हस्बैंड के साथ आप कर रहे हो, फैमिली सपोर्ट भी है आपको, तो दैट्स मतलब माइंड ब्लोइंग, मतलब वो एनर्जी एक्चुअली लेवल पूजा मेंटेन रखना। पूजा जब हम कुछ अच्छा काम करने लगते हैं कुछ भी, तो उसके लिए ईश्वर आपकी सारी स्ट्रेंथ बन जाता है। तो वो आपको किस तरीके से स्ट्रेंथ देता है, किस तरीके से स्ट्रांग बनाता है, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि जब हम कोई बुरा कार्य कर रहे होते हैं तो वो चेहरे पर भी आ जाता है, कुछ भी हम बुरा कार्य कर रहे होते हैं। और जब हम अच्छा कार्य कर रहे होते हैं वो अपने आप आपका शरीर, आपका बॉडी लैंग्वेज सब कुछ बोलना शुरू कर देता है। तो ये उसी की पावर है, इट्स नॉट माई पावर। हमारे भी जितनी ऑडियंस है ज्यादातर सब यंगस्टर्स हैं, और मैं आपसे मतलब बोलना चाहूंगी कि आप जो पूरा आपकी जर्नी से आप सीखे करो, तो हमारे जो यंगस्टर्स ऑडियंस हैं, स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग, कुछ जॉब वर्किंग है, आई थिंक मोस्टली 20 से लेके इस समय हमारे बीच 40-35 ईयर्स की ऑडियंस है, तो आई जस्ट वांट कि आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे अपनी जर्नी के साथ? मैं यही मैसेज देना चाहूंगी कि सबसे पहले अपने लाइफस्टाइल को जरूर ठीक करें, और मोबाइल और कंप्यूटर से थोड़ी सी रात को दूरी बनाकर रखें। बिकॉज कम से कम अपनी रेस्ट की जो पोजीशंस होती हैं या रेस्ट का जो टाइम है वो किसी को ना दें, चाहे वो मोबाइल ही क्यों ना हो। तो आप किसी को अपना टाइम दे रहे हैं तो अपने टाइम को कंजर्व करें, यानी कंज्यूम करें तो अच्छे से करें, और अपना फैमिली टाइम जरूर स्पेंड करें। उससे आपके स्ट्रेस लेवल कम होंगे, तो इस तरीके की जो चीजें हैं वो आप लोगों के साथ नहीं होंगी। तो लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज जरूर शामिल करें। एक्सरसाइज से आपके काफी अच्छे हॉर्मोन्स, हैप्पी हॉर्मोन्स बनते हैं। आज की जनरेशन को मैंने जैसे देखा है कि वो उनके स्ट्रेस लेवल्स बढ़ गए हैं। स्ट्रेस लेवल्स के साथ साथ और बहुत सारी चीजें जो लाइफस्टाइल में जंक फूड बहुत ज्यादा ऐड हो गया है। तो जंक फूड को जितना कम कर सकते हैं उतना कम करें, हेल्दी फूड खाएं, क्योंकि अगर हमारे शरीर का एक भी ऑर्गन चला जाता है वो दोबारा नहीं मिलता। और इस चीज को हमेशा याद रखें कि हम चाहे करोड़पति भी बन जाए या अरबोंपति भी बन जाए, तो हम कोई अंग खरीद के नहीं ला सकते। तो इस चीज को जरूर याद रखें। बिकॉज जब मेरे पास डायलिसिस पेशेंट आते हैं और वो बोलते हैं कि हम ट्रांसप्लांट करा लेंगे, किडनी ट्रांसप्लांट करा लेंगे, तो किडनी ट्रांसप्लांट के बाद भी आपकी ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 साल जिंदगी होती है। तो इसलिए बिना सोचे समझे कुछ भी ना खाएं, कोशिश करें कम से कम अपने माइंड को सही डायरेक्शन में लगाएं। तो ये बहुत जरूरी है, फोकस्ड रहें। तो ये मेरा मैसेज है। मेरे बच्चों को भी हमेशा मैं यही समझाती हूँ कि अपने मॉरल वैल्यूज के साथ जुड़े रहें, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। आज मॉरल वैल्यूज खत्म हो रहे हैं। और एक छोटा सा मैसेज और देना चाहूंगी, आशिक प्रयास से जो हम लाइफ रियल हीरोज कर रहे हैं, उसका मकसद ही यंग जनरेशन को इंस्पायर करना है। क्योंकि आज अगर हम देख रहे हैं तो बॉलीवुड की दुनिया ज्यादा लोगों को हीरोज के नाम की तरफ खींचती जा रही है। तो यंगस्टर्स को अगर आप किसी भी बॉलीवुड का नाम ले लोगे, बॉलीवुड स्टार का नाम ले लोगे, शायद उसकी जर्नी उसको बहुत अच्छे से याद होगी। लेकिन अगर आप रानी लक्ष्मीबाई के बारे में पूछोगे या महाराणा प्रताप जी के बारे में पूछोगे तो शायद बच्चों को कुछ नहीं पता होगा। तो ये मॉरल वैल्यूज हमारे बच्चों को बताना बहुत जरूरी है। तो शायद इसीलिए इस प्रोग्राम को आगे लेकर जा रही हूँ, ताकि आज की जो जनरेशन है वो रियल हीरोज को जान सके कि रियल हीरोज कौन है। तो यही इसका मकसद है। जी, आपके आज एक प्रयास जो है 2 सालों से आई थिंक रियल हीरोज ऑफ इंडिया करके लेकर आ रहे हैं, अवार्ड्स लेकर आ रहे हैं, और 2023 में अभी फरवरी में आ रहे ऑडिशन जो आपके दिल्ली में है, वहाँ चीफ गेस्ट हमारे श्री गंगा प्रसाद जी, ऑनरेबल गवर्नर ऑफ सिक्किम, वो एज अ चीफ गेस्ट आ रहे हैं। तो थोड़ा आप अपने आज एक प्रयास एनजीओ ने जो इनिशिएटिव लिया उसके बारे में बताइए हमारी ऑडियंस को। जी, वैसे तो हम सारा कैंसर अवेयरनेस के बारे में ही सारा काम करते हैं जो भी। लेकिन कैंसर किसी भी तरीके का हो सकता है, वो मेंटल कैंसर भी हो सकता है, वो फिजिकल कैंसर भी हो सकता है। तो मेंटली कैंसर जो मैंने अभी बात की कि बॉलीवुड स्टार्स आज इतने फेमस हो चुके हैं, शायद आज छोटे छोटे बच्चे भी जो है ना वो उनके उस पर ठुमके लगाते हैं, उनके गानों पर ठुमके लगाते हैं। तो अगर किसी को बोला जाए रंग दे बसंती मेरा चोला, तो इस तरीके के जो गाने हैं वो अलग तरीके से लिए जाते हैं। लेकिन हमारा सिर्फ मोटिव यही है इस चीज को लेकर। बॉलीवुड खराब नहीं है, लेकिन बॉलीवुड के अंदर जो चीजें डाली जा रही हैं जिस तरीके की, अगर वो कंटेंट अच्छा लिखें, कंटेंट अच्छा दें लोगों को मॉरल वैल्यूज के लिए। ऐसा नहीं है, कई अभी कश्मीर फाइल्स आई, बहुत अच्छी आई बताने के लिए लोगों को। तो ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड स्टार सारे ही बुरे हैं। लेकिन जहां तक हमने देखा अभी तक, जो अभी मेरी जिस तरीके की लाइफ हो गई है, हम छोटे भी थे
तब भी हम यही देखते थे कि वो गाने हमारे शामिल हो गए थे, जैसे कि मुन्नी बदनाम हुई, इस तरीके के जो गाने हैं, ये हमारे छोटे बच्चों को ये शोभा नहीं देते। इन चीजों को सिखाना बहुत जरूरी है बच्चों को। तो आज अगर हम नहीं सिखाएंगे तो कल ये बच्चे यही सब कुछ करेंगे और हमारी मॉरल वैल्यूज का कुछ भी नहीं होगा, जो हमारे एक हिंदू संस्कृति या जो हम कहेंगे संस्कृति में सिखाया गया, भारत की संस्कृति में सिखाया गया, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, वो चाहे किसी भी धर्म का हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, धर्म कोई भी हो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेन है कि हमें अपने धर्म के बारे में भी जानना चाहिए और मॉरल वैल्यूज को साथ लेकर चलना चाहिए, तभी देश आगे बढ़ेगा। तो हम क्या न्यू जनरेशन को कैंसर देकर जाएंगे, मेंटल कैंसर या फिजिकल देकर जाएंगे? आने वाली जनरेशन हमसे पूछेगी कि आपने हमें क्या संस्कार दिए, क्योंकि हमारे माता पिता ने बहुत अच्छे संस्कार दिए, इसीलिए हम कुछ ऐसा कर रहे हैं, लेकिन हम क्या देके जा रहे हैं? आज आप जानते हैं, अगर हम पेरेंट्स को बोलते हैं तो पेरेंट्स क्या करते हैं, आज अच्छा चलो पार्टी करते हैं, आज तू फर्स्ट आया, तो वो एवोकेडो या कोई इस तरीके की चीजें नहीं खिलाते, वो सीधा पिज्जा पार्टी करते हैं, बर्गर पार्टी करते हैं, कोल्ड ड्रिंक पार्टी करते हैं, बियर पार्टी करते हैं। तो ये क्या हम ये सही कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ? हम क्या देके जा रहे हैं उन्हें? तो मुझे लगता है कि ये लाइफ रियल हीरोज हमने किया ही इसीलिए है, उन लोगों को ऑनर कर रहे हैं, अनसंग हीरोज जो छुपे हुए हैं, जिन्हें हम पहचान नहीं पा रहे कि कौन सी हीरोज है। हम बच्चों को उनकी डेफिनेशन बताना चाह रहे हैं कि एक्चुअल में रियल हीरोज कौन है। आज अगर देश यहाँ पर है तो उन रियल हीरोज की वजह से है जो आपके बॉर्डर पर लड़ रहे हैं। आज उन लोगों के लिए जो आपके लिए आपकी गली की सफाई करता है, आज वो है। अगर हमें खुद को साफ करना पड़ जाए, कुछ गली साफ करनी पड़ जाए या कोई ऐसा काम करना पड़ जाए तो हम नहीं कर पाएंगे। तो वो सब हीरोज हैं जो इस तरीके के काम कर रहे हैं, उन्हीं की वजह से आज हम हैं। तो हमें इन चीजों को समझना पड़ेगा कि कौन कितना कहाँ पर है। अभी हमारी इसमें एक रियल हीरोज आए हैं जो ट्राइबल एरियाज से आए हैं, उड़ीसा से, और वो लिप्रोसी पर काम कर रही हैं, जिनको कोड हो जाता है, उनको साफ सफाई करती हैं, उनको हॉस्पिटल तक लेकर जाती हैं। और 9th क्लास में थी वो लड़की जब से ये काम कर रही है, आज वो 33 इयर्स की हो गई। तो इस तरीके के कमेंडेबल, मतलब हर किसी को तो घिन आएगी इस चीज में। वो 9th क्लास की बच्ची, मतलब वो क्या उस समय उसका मेंटल स्टेट होगा कि वो इस बीमारी से लोगों को लेकर जा रही है ट्रीटमेंट करने। और आप देख रहे हैं, रोज हम देखते हैं पेड अवार्ड दिए जाते हैं, कोई 31,000 कोई 51,000 दे दो, आज ये सेलिब्रिटी आ रहा है उससे अवार्ड ले लिए जाते हैं। लेकिन क्या इसको रोकना नहीं चाहिए? तो ये सिर्फ इसी वजह से हुआ, और ये हुआ था स्टार्ट 2019 में। मेरे को MDH वाले महाशय धर्मपाल जी ने आशीर्वाद दिया था कि बेटा तू कर और मैं तेरे साथ हूँ। तो मेरे हस्बैंड और मैंने इस चीज का कोशिश की। उस टाइम तो बहुत आसानी से हो गया था, लेकिन इस बार मुझे स्पॉन्सर्स भी चाहिए, मुझे अच्छे लोग भी चाहिए, क्योंकि मैं किसी अवार्डी से किसी भी तरीके का कोई पैसा नहीं लेना चाहती। मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि क्योंकि हम बड़े अमीर लोग तो सारे वहां मंच पर पहुंच जाते हैं और अवार्डीज की जेब में से पैसे लिए जाते हैं, उनकी जेब से लिए जाते हैं। अगर गोविंदा खड़ा हो गया है या कोई और खड़ा हो गया है, कोई सेलिब्रिटी XYZ, किसी भी तरीके का, आज बहुत सेलिब्रिटीज आते हैं, वो खड़े हो गए, वो पैसे लेकर जाते हैं, वो पैसे लेकर जाते हैं कि हम आने का 25 लाख लेंगे, 30 लाख लेंगे। तो आप अमीर को और अमीर करते जा रहे हो और गरीब को और गरीब करते जा रहे हो। तो कहाँ जाएगा हमारा देश? तो ये आवाज उठानी बहुत जरूरी है। तो इसीलिए ये कार्यक्रम शुरू किया। मुझे नहीं पता मैं इसको कितना अच्छे से कर पाऊंगी, अभी तक हमारा स्टार्टिंग स्टेज पर है, काफी स्टार्टिंग स्टेज पर है। आई डोंट नो मैं उसको किस तरीके से कर पाऊंगी, बट मैं चाहूंगी कि सभी का सपोर्ट मिले, मुझे किसी भी तरीके का चैरिटी मिले, सपोर्ट मिले, क्योंकि इसके अंदर कैंसर सर्वाइवर्स हैं, कम से कम नहीं 50 कैंसर सर्वाइवर्स हैं जिनको हम ऑनर कर रहे हैं। तो और क्योंकि मतलब जितने भी ऑनर ऑडिटोरियम सारे कैंसर सर्वाइवर है, मतलब कैंसर से निकल के बाहर आए हैं, कैंसर से भी निकल कर आए हैं। और जो इस तरीके के हीरोज हैं उनको हम सारे देश में से 11 हीरोज ले रहे हैं, सिर्फ 11 पूरे देश में से। कोई उड़ीसा से है, कोई यूपी से है, कोई रायपुर से है। तो इस तरीके से हम ढूंढ के लोगों से बात करते हैं, कभी 10 लोगों से बात करते हैं, कभी 20 लोगों से बात करते हैं, उनमें से कोई एक निकल कर आता है। क्योंकि कोविड के दौरान एक हमें पर्सन मिले हैं, कोविड के दौरान जब कोई हाथ नहीं लगाता था, आपने देखा ही था
कि जब कोई घर में भी मर जाता था तो उसको कोई हाथ ही नहीं लगाता था कि हमें कोविड हो जाएगा। तो उस पर्सन ने पता नहीं कितनी चिताएं जलाई हैं, कितनी उनके घर से लेकर आते थे और शमशान में लेकर जाते थे और फिर इस तरीके से करते थे। तो ऐसे पर्सन को मैं सल्यूट करूंगी कि अपनी जान जोखिम पे डालकर जिन लोगों ने ह्यूमैनिटी के लिए काम किया, यानी हम ह्यूमैनिटी को जिंदा रखना चाहते हैं कि आज भी कलयुग के अंदर ह्यूमैनिटी गई नहीं है तो उसे जिंदा रखिए। सिर्फ यही मेरा है कि कम से कम हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे जो थीम है या मेरा जो थॉट है उसको जरूर सपोर्ट कीजिए। बहुत अच्छी थॉट है आपकी, और आप बिलीव नहीं करेंगे हमारे ये शो भी इसी थॉट प्रोसेस से हमने स्टार्ट किया है, फातिमा और मैंने, कि आम लोग हमारी लाइफ में आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी जिंदगी में हीरो हैं। मतलब उन्होंने कुछ किसी भी फेस में हो सकता है, वो अपनी सक्सेस या करियर या हेल्थ या रिलेशनशिप, उन्होंने वो जर्नी फेस को एक दौर से गुजरे हैं और वहां से वो निकल के बाहर आए हैं और एक जिंदगी जी रहे हैं अच्छी। तो हम ऐसे चेहरों को सामने लाना चाहते हैं पब्लिक के, कि उन्हें पता चले कि ये टीवी एक्टर्स है, ये सब तो ठीक है, ये फेक है, रियल हीरो है। एक्चुअल हीरो हमारे एंटरटेनर्स, दे आर द एंटरटेनर्स, दे आर नॉट द हीरोज। वो आपको सिर्फ थोड़े समय के लिए आपको एंटरटेन कर सकते हैं, आपने खुश हुआ, ठीक है, म्यूजिक बजा, सब कुछ ठीक है, लेकिन उसको वहीं तक रहने दें, उसको आगे मत लेके जाएं, उनको मॉरल वैल्यूज में मत लेकर जाएं। आज आपने देखा कितने डिवोर्सेस हो रहे हैं, आज कितने डिवोर्सेस हो रहे हैं बिकॉज ऑफ सीरियल्स, क्योंकि वो एक्सपेक्टेड इतना सब कुछ हो जाता है कि एक लड़का फूल देगा, इस तरीके से होगा, ये होगा, वो सपने देखने लग जाती हैं वैसी लड़कियां। लेकिन जिंदगी कांटों का आई थिंक एक बिस्तर है, वो फूलों का बिस्तर नहीं है, कांटों का बिस्तर है, तो उसी कांटों के ऊपर ही आपको फूल उगाने पड़ेंगे। तो ये मेरा मानना है, क्योंकि मुझे भी ऐसा ही लगता था, मैं भी ऐसी ही थी। जब हम सीरियल देखते थे कि ऐसा होगा ऐसा होगा, वो लड़कियों को बचपन से वैसा सिखाया जाता है, टीनेजर वाला वो लुका जाता है, हाँ। या एक राजकुमार आएगा, ऐसा होगा वैसा होगा, तो उस चीज से बाहर निकलना होगा, आपको रियल लाइफ को देखना होगा कि रियल लाइफ कैसी है। क्योंकि मैं चाहती हूँ, सिर्फ मेरे चाहने से कुछ नहीं होगा, तो मेरे को सब लोगों का ये सपोर्ट चाहिए कि हम रियल लाइफ से फेक लाइफ से रियल बने। तो इसीलिए इसका नाम हमने लिखा लाइफ रियल हीरो, कि अपनी जिंदगी के हीरो बनो। आपके जितने भी अगर वैसे तो डेली लाइव रहेगा, मैं हैदराबाद रहती हूँ, आ नहीं सकती, लेकिन अगर शो का जो भी डिटेल्स है, आई वुड लाइक टू, जो जो आप लोगों ने बुलाएंगे उनकी डिटेल्स न्यूज़पेपर में डेफिनेटली, आपका मैंने देखा इंटरव्यू भी आया था, न्यूज़पेपर में पब्लिश भी हुआ था, उसके थ्रू जरूर कनेक्ट होना चाहिए। और उन लोगों से, मतलब ऐसे लोगों की स्टोरी जानने में अच्छा लगता है कि हाँ, इनसे कुछ सीखने को मिल रहा है, वो इंस्पिरेशन बन रहे हैं। क्योंकि हम इसीलिए इसमें बुक पब्लिश कर रहे हैं, एक बुक पब्लिश कर रहे हैं, सो दैट कि इन लोगों की स्टोरीज उसके अंदर आ सके। जो लोग इसका हिस्सा नहीं बन पाए, कम से कम वो बुक खरीद ले, उनकी स्टोरीज अपने बच्चों को सुनाए, अपने परिवार को सुनाए, और हम उनसे मोटिवेट हो सके। तो यही इसका मोटिव है। बहुत बहुत अच्छा प्रयास है आपका, आसिक प्रयास आपका एनजीओ है। वो पूरा बेसिकली एनजीओ अवेयरनेस के लिए ही, कैंसर अवेयरनेस पे काम करता है। हाँ जी, कैंसर अवेयरनेस ज्यादातर, जैसे हमने अभी 4 जून को किया था, 4 जून को हमने मोटिवेट किया था लोगों को कि कैसे हम कैंसर से लड़कर, अगर हमारे कोई अंग भी चले गए हैं, कुछ भी चला गया, लेकिन हम जिंदा तो हैं, तो हम ब्लेस्ड हैं कि हम जिंदा हैं और हम अपने बच्चों के साथ हैं। तो ये चीज बहुत जरूरी है, हमें मोटिवेट। कई बार हम कैंसर से लड़कर निकल कर आते हैं और फिर भी सोचते रहते हैं कि पता नहीं क्या हो गया है। हम उस चीज को सोचते हैं जो चीज हमारे पास नहीं होती। जो हमारे पास होती है, हम कभी भी उसका ग्रेटिट्यूड नहीं करते। तो ये बहुत जरूरी है ग्रेटिट्यूड करना। तो मेरी जिंदगी में हमेशा यही रहा। मैं ये सोचती नहीं हूँ कि इंटेस्टाइन नहीं है, मैं ये सोचती हूँ मैं हूँ तो सब कुछ। तो बस ये चीज, ये सोच जो है मेरे को आगे लेकर जाती है। और इसी तरीके से हम कैंसर अवेयरनेस के प्रोग्राम्स करते रहते हैं। एनुअली हम एक ये प्रोग्राम जरूर करते हैं, लाइफ रियल हीरो। और इसके बीच में भी हमारे छोटे छोटे कैंप्स लगते रहते हैं। कभी हम यज्ञ के माध्यम से जाते हैं, जैसे किसी झुग्गी झोंपड़ी की तरफ चले गए, उनको कुछ ऐसा कार्य करवा दिया, उनको स्टेशनरी बांट दी, पौधे बांट दिए, उनको इस तरीके की अवेयरनेस करनी भी जरूरी है कि आप एजुकेशन की तरफ आओ। क्योंकि हर एक चीज आपकी कैंसर से जुड़ी हुई है, हर चीज कैंसर से जुड़ी है। अगर आप पढ़ाई को देखें, अगर आप एजुकेटेड नहीं हो तो आपको कैसे समझ में आएगी चीजें। तो हर चीज हमारी उसी से जुड़ाव करती है। तो इसीलिए मैंने काम ही उसी को पकड़ा कि किसी तरीके से हम उस चीज पर काम कर सके। अगर हम यज्ञ को पकड़ रहे हैं तो यज्ञ जो है आपके पूरे एनवायरनमेंट पर काम कर रहा है। तो पूरे एनवायरनमेंट
पे काम कर रहा है तो पूरा एनवायरनमेंट शुद्ध हो रहा है, तो आपकी ऑब्वियसली पोल्यूशन कम हो जाएगा। जब पोल्यूशन कम होगा तो इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। तो सारी चीजें पकड़कर वहीं आ जाती हैं। सही बात है। आज के टाइम में एक्चुअली कैंसर इतना कॉमन होता जा रहा है। बहुत सारे रीजन है, पॉल्यूशन भी है, खाना हम लोग जो खा रहे हैं, हमारा लाइफस्टाइल भी है, फिर जो प्लांट्स और ये सब जो मेडिकेशन सप्लीमेंट्स, प्लास्टिक, तो वही बहुत सारी वही हमारा मेन मोटिव है कि कैसे एक रूट कॉज को पकड़ा जाए कि रूट कॉज क्या है। क्योंकि दवाइयों पर तो 30% 40% हर कोई ऑफ दे देगा, आपको बाहर से भी मिल जाएगा, हम कीमो फ्री दे देंगे, हम ये दे देंगे, हम वो दे देंगे, वो सब कर लेंगे। लेकिन अवेयरनेस होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आप उस और तरफ आने वाली जनरेशन को तो बल्कि ज्यादा चांसेस हैं कि वो कैंसर के छोटे छोटे टीनेजर की एज से ही वो कैंसर में लपेट में आ सकते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो अवेयरनेस स्प्रेड हो ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा इस चीज को समझें। हर चीज की अवेयरनेस होनी चाहिए, चाहे वो कैसी भी हो, क्योंकि यहाँ से लेकर अगर हम देखें नीचे तक की बॉडी के पार्ट्स में कुछ ना कुछ हमारा चल रहा है। क्योंकि हम अगर देखते हैं तो हम फिजियोलॉजी पढ़ते हैं तो सारी चीजें आ जाती हैं, मेंटल अवेयरनेस, फिजिकल अवेयरनेस, सोशल अवेयरनेस, तो सारी चीजें आ जाकर हमारे शरीर पर ही तो आती हैं, बिकॉज दिस इज द टेम्पल। कैसे भी आए। आप टीवी शो पे भी आ चुकी हैं, जी टीवी और न्यूज 28 पे, जुग जुग जियो करके, तो ये थोड़ा उसके बारे में भी बताइए। शोज में क्या मतलब ये हेल्थ से ही रिलेटेड है आई थिंक, अवेयरनेस के ना? जी, ये सारा हेल्थ से रिलेटेड था। एक्चुअली मेरे इंटरनेशनल चैनल से काफी शोज आए हैं, स्वास्थ्य आहार के नाम से 40 एपिसोड आ चुके हैं, जो यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका उसमें जा चुके हैं। सेकंड मेरा चला था जी टीवी पे जुग जुग जियो के नाम से, उससे 2 ही एपिसोड आए थे। जी हेल्थ के नाम से इन्होंने, जी न्यूज वालों ने ही एक चैनल बनाया था जी हेल्थ का, तो उससे आ चुके हैं। और काफी सारी मैं 1-2 बुक्स भी लिख चुकी हूँ जो अभी रिलीज नहीं हुई है। और साथ में अगर मैं कहूँ न्यूज 28 तो उसमें भी मेरा अपना यूट्यूब चैनल भी है और रील्स भी बनाती रहती हूँ, जब भी मौका मिलता है तो रील बना देती हूँ। तो कुछ अच्छे टॉपिक्स को लेकर मैं हमेशा बात करती हूँ ताकि लोगों में अवेयरनेस फैले, कैसी भी अवेयरनेस हो। तो इस तरीके से मैं काफी एक पॉपकॉर्न फ्लिक्स के नाम से डॉक्टर हरविंदर मानकर जी के साथ एज एंकर रह चुकी हूँ, और एक छोटी सी मूवी भी बनाई है जो बहुत ही छोटी सी थी, वो उससे भी मैंने काम किया था, लेकिन वो मुझे शायद समझ नहीं आई तो बहुत अच्छी थी, एक मतलब लॉजिस्टिक थी कि आज के युग में पति कैसा होना चाहिए। तो उसमें एक माँ और बेटी की कन्वर्सेशन है कि वो बोलती है कि मुझे रावण जैसा चाहिए, तो वो बोलती है राम जैसा चाहिए। तो इस तरीके की एक कन्वर्सेशन है, वो भी बहुत अच्छी छोटी सी मूवी है, एक एड टाइप में। तो मैं वही कंटेंट की ही बात कर रही थी ना कि कैसा कंटेंट होना चाहिए तो आप बुक तो कैसी भी लिख सकते हो, बुक तो कैसी भी लिखते हो, बाहर का पेपर अच्छे होने से कुछ नहीं होगा, अंदर कंटेंट क्या हो, क्या समझ में आ रहा है किसी को, वो बहुत जरूरी है। तो अभी मेरा एक सवाल और है आपसे। आपने जैसे पूरे स्पेस में अपने आप को स्पिरिचुअली बहुत कनेक्टेड रखा, ईश्वर से कनेक्ट रखा, और वो आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग करने में आपको लगा कि वो रोल है आपका। और फिर उसके बाद जैसे आपने बताया कि लोगों को पता नहीं चल रहा था आपका वेट कैसे हो रहा है, सब तो आपने खुद स्टडी करी, खुद उस पर ट्रीटमेंट लिया, खुद सब किया। तो नॉर्मली जब कोई भी, मैं ऑडियंस के लिए भी बोलना चाहूंगी कि ये सवाल ऑडियंस के लिए है कि आप उनको जवाब दें कि इस फेज से यूजुअली हर कोई ना, किसी की विल पावर कमजोर हो जाती है। कभी कभी लगता है कि मैं जिंदगी ही जी लूं, ये बहुत है। और आपने तो बल्कि इतना कुछ किया, आपने बोला अपने आपको दिमाग को डाइवर्ट रखा और आपने जो है पढ़ाई करी, उसमें सब करा। तो ये चीज कैसे पॉसिबल है, मतलब एक्चुअली प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है, ताकि अगर ये लोग जो ऑडियंस हमारे ये शो देख रहे हैं उन्हें पता चले कि सिर्फ बोलने वाली बात नहीं, या हर कोई नहीं कि हाँ भाई दीपिका जी जो है शी इज यूनिक तो वो कर सकती है, हम नहीं कर सकते। तो आई जस्ट वांट कि ऐसा उनको समझ में आए कि नहीं हर कोई कर सकता है। तो वो चीज प्रैक्टिकली जो छोटी छोटी चीजें थोड़ा वो कर सकता है, लेकिन उसके लिए विल पावर भी होनी चाहिए और लड़ने की ताकत भी होनी चाहिए हर चीज से, क्योंकि हर कोई आपको वैसा मौका नहीं देता और जिंदगी भी आपको बार बार मौका नहीं देती कभी भी। तो आप जिस दिन सोच लेंगे कि लास्ट मौका है, अब मुझे करना है, उस दिन आप कर पाए। क्योंकि शायद मेरे लिए भी यही था कि ये मेरा लास्ट मौका है, इसके बाद मुझे मौका नहीं मिलेगा। तो जिस दिन ऐसा सोचना शुरू कर देंगे तो वो प्रैक्टिकली संभव हो जाएगा, बिकॉज प्रैक्टिकली इसीलिए यस दिस इज द लास्ट चांस। तो जिस दिन आप ये सोचना या अपना बेस्ट हो,
बिकॉज यहाँ कोई इरेजर्स नहीं है, रेजर्स नहीं है कि आप उसको रब कर दोगे, एक लाइन खींची आपने रब कर दिया, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको बड़े तरीके से उस चीज को चलना पड़ेगा। और गलतियां सभी से होती हैं, सभी लोग गलतियां भी करते हैं, सीखते भी हैं, और मुझे लगता है कि बार बार हम गिर के सीखते भी हैं। तो मैंने भी बहुत बार सीखा होगा उन चीजों से, लर्न किया होगा। लेकिन आप मेन अपना फोकस कभी मत भूलो। मेन थिंग कि आपने करना क्या है, आपकी ड्रीम क्या है, क्योंकि हर इंसान के अंदर कुछ ड्रीम चल रहे होते हैं। हर इंसान वैसा कुछ करना चाहता है, लेकिन खोजने की जरूरत होती है, एक्चुअल खुद को खोजने की जरूरत होती है, मैं कहाँ जाना चाहता हूँ। क्योंकि वो तब समझ में आता है जब हम फोकस होते हैं और ईश्वर के साथ जुड़े हुए होते हैं, तभी समझ में आता है। और कई बार सच में सर्कमस्टांसेस वैसे नहीं होते। जैसे मेरे सर्कमस्टांसेस उस टाइम नहीं थे कि मैं डॉक्टर बन सकूं, लेकिन एक दिमाग में था कि मुझे करना है। मुझे नहीं पता था वो मेरा कब पूरा होगा। तो ऐसा भी नहीं सोचना कि अगर वो उस टाइम पूरा नहीं हुआ तो आज के कई बच्चे जो युवा है सुसाइड कमिट कर लेते हैं, ये पूरा नहीं हुआ तो हम ऐसा कर लेंगे, हम वैसा कर लेंगे। तो वो सब चीजें नहीं होती हैं कि आपके ड्रीम्स पूरे ही होने चाहिए। तो ड्रीम्स देखो, उसको कोशिश तो पूरी करो कम से कम। अगर आप कोशिश ही नहीं करते और फिर वो आपका लास्ट चांस जो है वो भी छूट जाता है। इसलिए कोशिश जरूरी है। अब अगर मैं उस समय डॉक्टर बनना चाहती थी, मैं नहीं बन पाई, मेरे फादर की डेथ हो गई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने जिंदगी का रास्ता छोड़ दिया, जिंदगी छोड़ दी। वेट किया, वेट करने के बाद आपको क्या जिंदगी दे रही है उसको भी सोचो थोड़ा सा। ये जरूरी नहीं है कि हम एकदम एंजाइटी में आ जाए, एकदम हम डिप्रेशन में आ जाए, हमारा तो ये नहीं हुआ, हमारा तो वो नहीं हुआ। क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स जुड़े हुए हैं तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं जब वो डाइट लेने आते हैं, क्योंकि उनका मेन काउंसलिंग सेशन होता है कि पहले मैं देखूं इनके अंदर चल क्या रहा है, ये बीमार क्यों है। ये बहुत जरूरी है। ठीक है। फातिमा, कुछ क्वेश्चंस ऑडियंस के हैं या आपके हैं, आप पूछ सकते हो। यस, दीपिका, आपने बताया कि 30% टू 300% की जर्नी आपने जो अभी एक्सप्लेन करी, तो वो आपके लिए जरूरी बहुत ही मुश्किल रही होंगी। पर हम आजकल देख रहे हैं कि बच्चे छोटी छोटी बातों पर इतने डिप्रेस्ड हो जाते हैं। मतलब मुझे फिलहाल जो चीज दिखाई दे रही है, फिजिकल कैंसर से ज्यादा मेंटल कैंसर ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो आप पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज देना चाहोंगे? देखिए, पेरेंट्स को वही जो मैंने अभी पहले भी बोला कि आपकी मॉरल वैल्यूज बहुत जरूरी हैं, क्योंकि आप अगर सही लेसन देंगे बच्चों को, सही नॉलेज देंगे, तो बच्चे कभी नहीं भटकेंगे। मेन थिंग कि हम आज बच्चों को दे क्या रहे हैं, तो वापस भी वही मिलेगा ना हमें। क्योंकि हम बच्चों को शुरू से ही, पहले दिन से ही, जब वो बच्चा छोटा होता है, माँ ने काम करना है, मोबाइल पकड़ा देते हैं, राइट। अब मोबाइल पकड़ाते हैं तो छोटी छोटी चीजों में हम पार्टीज किसकी करते हैं, चॉकलेट्स की, क्योंकि उसके दांत पहले से ही हम खराब कर देते हैं। तो ये पेरेंट्स का सबसे बड़ा रोल है कि वो क्या सिखा रहे हैं अपने बच्चों को। वो उनको मिलकर चलना सिखा रहे हैं या अलग से चलना सिखा रहे हैं। तो जिस दिन आप मिलकर चलना सिखा दोगे कि ये मुट्ठी है, कि मुट्ठी के साथ चलना है, उस दिन आपके बच्चे जो हैं कभी डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, कभी एंजाइटी में नहीं जाएंगे। क्योंकि आज बच्चे अकेले अकेले रह गए हैं, बहुत अकेले अकेले रह गए, उनके फ्रेंड्स नहीं है, उनको हमने कंपटीशन में डाल दिया। एक्चुअली एक कंपटीशन की भावना आ गई। अरे वो साथ वाला बच्चा है जो तुम्हारा बच्चा है, या किसी आपकी सिस्टर का बच्चा है, या आपकी किसी का भी बच्चा है, तो वो 10 में से 10 ला रहा है, मेरा बच्चा 9 क्यों ला रहा है, या मेरा बच्चा 8 क्यों ला रहा है। हमने उनको खेलना बंद करवा दिया है और पढ़ाई की तरफ ऐसा वो कर दिया। एक्चुअली हम सिर्फ वो स्टडी करा रहे हैं जो बुक्स की स्टडी है, हम वो स्टडी नहीं करवा रहे जो हमें सिखानी चाहिए उनको। तो ये रीजन, वी कैन से दैट लाइफ स्किल्स और लाइफ जो चीजों पे चलती है, पढ़ाई से ज्यादा हमें उसका ज्यादा अवेयरनेस बच्चों को बचपन से देना चाहिए, राइट। और आपने ये कहा कि कैंसर अवेयरनेस आपके कैंपेन्स चलते हैं, तो हाउ वी कैन कंट्रीब्यूट इन दैट? आप कैसे भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, किसी भी तरीके से, किसी भी फॉर्म में, क्योंकि हमारे पास काफी सारे मेंबर्स हैं। कोई साइकोलॉजिस्ट है, कोई डेंटल सर्जन है, किसी भी तरीके से आप उसमें पार्टिसिपेट भी कर सकते हो और सपोर्ट भी कर सकते हो और कैसे भी कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो। जहां भी आपको लगे कि आप इसका हिस्सा बन सकते हो, आप जरूर बने। ओके। और एक क्वेश्चन है, थायराइड, पीसीओडीज, इनफर्टिलिटी आजकल एकदम नॉर्मल हो चुका है। तो आपने इतना सारा रिसर्च किया है, तो क्या कारण आपके सामने आए जो
ये सारी चीजें आम हो चुकी है लाइफ में? एक्चुअली थायराइड और पीसीओडी तो टोटली ये हार्मोनल इम्बैलेंस है। हार्मोनल इम्बैलेंस इसलिए है क्योंकि रात को आजकल के बच्चे सोते ही नहीं है 12-1 बजे तक कम से कम। पीसीओडी का कारण ही वही है। जब हमारी स्लीप पूरी नहीं होती, हार्मोन्स सही नहीं होते, क्योंकि जो दिन में हमारे हार्मोन्स टूटते फूटते हैं वो रात को ही हमारे जैसे एक फैक्ट्री है रिकवरी की, तो वो जो रिकवर है उसी में ही होते हैं रात को सोने से। और आपको सभी को पता है कम से कम बच्चे आज लेट नाइट सोते हैं, कोई 1 बजे सो रहा है, कोई 2 बजे सो रहा है, और सुबह कितने बजे उठना है, 8 या 9 बजे उठना है, या फिर 11 बजे उठना है, या कॉलेजेस लेट हैं, कुछ भी है, आजकल ऑनलाइन स्टडीज ज्यादा हो गई है, उसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। और थायराइड की तो मैं ये बोलूंगी कि कुछ डेफिशिएंसीज भी होती है हमारी बॉडी के अंदर, जैसे आयोडीन हो गया, जिंक हो गया, सिलीनियम हो गया, इसकी डेफिशिएंसीज भी होती है। मेन इज हार्मोनल इम्बैलेंस, और जो स्ट्रेस हम बिना बात के अपने आप को दे रहे हैं, जिन्हें हमें कंप्यूटर से डिलीट करना चाहिए वो हम डिलीट ही नहीं कर पाते। ये बहुत जरूरी है। जो चीज डिलीट करनी चाहिए वो रात को ही डिलीट हो जानी चाहिए। ओके, आपने आपका एक एनजीओ है आसिक प्रयास, तो जी। ये सिर्फ न्यू दिल्ली में है या कहीं और भी है, या आप उसको नहीं, फ्रेंचाइजी मॉडल पे जी, भी चला ये रहे हैं? स्टेट लेवल पर है, ये स्टेट लेवल पर है, और काफी लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ, जैसे छत्तीसगढ़ से जो पिछली बार रियल हीरोज बने थे, उनमें से भी हमने कुछ स्टेट प्रेसिडेंट चूज कर लिए कि आप उस तरफ का काम कीजिए, क्योंकि हर जगह मैं नहीं पहुंच सकती हूँ। ऑनलाइन भी मैं कितने बार कितने सेशन दे लूंगी, तो इसलिए रायपुर से हैं सुरेंद्र बैरागी जी हैं, वो उनकी पूरी सेवा टोली उस पर काम कर रही है। ऐसे कुछ लोग जम्मू से हैं, कोई पंजाब से है, कोई कहाँ से है, तो हमने स्टेट लेवल पर इसको काम शुरू कर लिया, कोई हरियाणा से है। तो इस तरीके से हम एक पोस्ट दे देते हैं ताकि वो वहां काम कर सके, क्योंकि जिनको जज्बा होता है काम करने का तो वो कहीं से भी काम कर लेते हैं। क्योंकि मैं तो हर जगह नहीं पहुंच सकती, वैसे ही जैसे अभी हम देखते हैं कि हर स्टेट का चीफ मिनिस्टर अलग चुना जाता है, वो अलग चुना जाता है, तो ऐसे हमें भी लोग चुनने पड़ते हैं ताकि वो वहां काम कर सके। तो हम साल साल की ड्यूटी देखते हैं, साल में कितना किसी ने किया, अगर वो आगे कंटिन्यू करता रहता है तो हम उसी को ही बोलते हैं कि तू इसको इधर संभाल अच्छे से। तो इस तरीके से हम काम कर रहे हैं, नहीं तो कई बार लोग चेंज भी करने पड़ते हैं। आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में है इधर कोई? नहीं, महाराष्ट्र में अभी तक कोई नहीं है। तो अगर किसी को स्टार्ट करना रहा तो क्या प्रोसेस रहता है इसका? इसका एक मेंबरशिप फी रहता है, लेकिन अगर वो स्टेट प्रेसिडेंट है तो हम उसे कोई मेंबर फी नहीं देते, मेंबरशिप फी नहीं लेते किसी भी तरीके की। बस वो थोड़े दिन पहले एज अ वॉलंटियर काम करके दिखाता है, वो सारी चीजें करके दिखाता है, देन हम उसे स्टेट प्रेसिडेंट बना देते हैं। पहले उसे जुड़ना पड़ता है कम से कम 1 साल तक। 1 साल हम उससे देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं किस तरीके से काम कर रहा है, क्या क्या काम कर रहा है, देन हम उसे, फिर हमारे जो बोर्ड मेंबर्स हैं देखते हैं कि क्या क्या इसमें हो रहा है, उसके हिसाब से फिर हम स्टेट प्रेसिडेंट चूज कर लेते हैं कि अब आप अपना इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हो वहां पर। तो ये सारी चीजें जो होती है तो स्टार्टिंग से आप गाइड करते हो कि क्या क्या करना है फर्स्ट स्टेप से? ऐसा होता है जब कोई सेवा कर रहा होता है उसे गाइड करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, बिल्कुल भी गाइड करने की, उसके काम को ही देखकर उसे उस काम को सौंपा जाता है कि ये काम कर रहा है, वो काम कर रहा है, उसको इस तरीके से सौंपा जाता है। तो ये पर्सन टू पर्सन है। जैसे एक्चुअली मेरा ये पूछना था, जज्बा तो काफी होता है पर लोगों को पता नहीं होता है कि क्या करना है एक्चुअल में, तो उसके रिगार्डिंग मैंने ये मोटिवेशन देते हैं हम, मोटिवेशन जरूर देते हैं, सभी मिलकर मोटिवेशन देते हैं, तो इस तरीके से मोटिवेशन से वो और आगे निकल जाता है। और आपने एक बुक का भी जिक्र किया, उसका नाम आप बताओगे तो ऑडियंस अगर किसी को लेना है तो वो जरूर ले सकती है। अभी बुक का तो नाम तो हमारा रियल हीरोज का ही है, ये अभी पिछले साल की है, ये है एक कदम सफलता की ओर। ये जो हमारी रियल हीरोज की पिछली बुक थी, अभी इस बार इसका नाम पड़ा है इन सोल, मतलब हमने जो बुक का नाम रखा है, अगला नेक्स्ट जो वॉल्यूम निकलेगा वो इन सोल, तो वो निकला है। अभी जब पब्लिश होगी तो मैं जरूर सबको आपको बता दूंगी कि ये खरीद सकते हैं। अमेजोन पर हम कोशिश करेंगे कि वो मिल जाए सभी को। अभी मेरी 2 बुक्स जो हैं वो अभी पब्लिश नहीं हुई है, तो अभी इसलिए उनका नाम भी नहीं सोचा गया है। दीपिका, एक लास्ट क्वेश्चन, आपने जैसे बताया कि ये 28 ट्यूमर से आपने बहुत आपकी अमेजिंग जर्नी रही है, बहुत ही इंस्पायरिंग जर्नी रही है, तो अभी भी आपको कुछ प्रॉब्लम है इंटेस्टाइन में कि नहीं है? सिर्फ मुझे ब्लॉटिंग होती है, लैक्टोज इंटॉलरेंस है, मैं दूध नहीं पी सकती, पनीर नहीं खा सकती,
लेकिन अगर मैं घर के अंदर हूँ तो मैं चाय भी पीती हूँ, दूध भी पीती हूँ, लेकिन अगर मेरे को घर से बाहर जाना है तो मुझे उसे कंट्रोल करना पड़ता है, बिकॉज एब्जॉर्प्शन नहीं है तो मोशन का मेरे को वो रहता है कि मेरे को मोशन बहुत जल्दी आ जाता है उसकी वजह से। तो ब्लॉटिंग तो बहुत ज़्यादा रहती है, गैस्ट्रिक ट्रबल थोड़ी सी रहती है क्योंकि इंटेस्टाइन ना होने की वजह से ब्लॉटिंग बहुत ज़्यादा रहती है। तो इसके अलावा कुछ ऐसा नहीं है। थोड़ा कभी कभार पेन वेन हो जाता है बॉडी में, सिंपली जैसे बोन्स वगैरह में पेन होता है जब कीमो के कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो वो साइड इफेक्ट्स हैं थोड़े बहुत, बट ऐसा नहीं है कि मेरे को उससे उसकी तरफ सोचना पड़ता है, इसलिए मैं उसकी तरफ सोचती नहीं हूँ, मैं अपना ध्यान दूसरी तरफ डाइवर्ट कर लेती हूँ। कोशिश यही रहती है। बाकी छुटपुट चीजें सबके साथ चलती रहती हैं, कभी कैसा कभी कैसा, तो एज सच कुछ नहीं है, कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है किसी भी तरीके की। ओके, वन लास्ट क्वेश्चन। जब आप ये जर्नी से गुजर रहे थे तो आपके घर का माहौल कैसा था? क्योंकि इंसान घर के माहौल की वजह से भी हार जाता है। रिलेशंस एंड हाँ, ऑल, हाउ वाज इट? वो तो ऑब्वियसली बुरा ही था, सबके साथ जैसा होना से होता है, सब परेशान थे, सब स्ट्रेस में थे क्या होगा, बट यस मेरे घर में थोड़े सब स्ट्रांग थे इस चीज को लेकर, बिकॉज स्ट्रांग इसलिए थे कि सभी मेरे को मोटिवेशन भी देते थे, इंस्पायर भी करते थे, लेकिन मेरी खुद की जो जर्नी थी वो मुझे खुद को ज्यादा इंस्पायर करती थी, बिकॉज मुझे बच्चे नजर आते थे अपने, तो वो जो नजर आते थे तो मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं चली गई तो पता नहीं क्या होगा। तो वो लास्ट, जो मैंने भी पहले बोला था कि दिस इज द लास्ट चांस, तो मुझे ठीक होना ही होना है, मैंने अपना पूरा उसमें लगा दिया, तो इसीलिए मैं ठीक भी हूँ। बाकी माहौल कुछ ऐसा मेनली वही होता है, सैड माहौल तो होता ही है, परेशानी वाला भी होता है कि पता नहीं क्या होगा, क्योंकि सबके दिमाग में ऐसा चल रहा होता है, लेकिन हस्बैंड का इतना ज्यादा सपोर्ट था, इतना ज्यादा सपोर्ट था कि उन्होंने मुझे कभी फील ऐसा होने ही नहीं दिया। इवन मैं जब कीमो के अंदर जाती थी, जब कीमो करवाने जाती थी, तो वो मुझे स्पेशली बोलते थे कि तैयार होके चलो अच्छे से, और हम वापसी पे अच्छे से डिनर करके आएंगे। रियली रियली वेरी इंस्पायरिंग। दीपिका, आप ये बता दीजिए हमारे ऑडियंस को, अगर किसी को भी कोई भी चीज की परेशानी है, कोई बीमारी है और आपसे कनेक्ट करना है तो वो किस तरीके से करे? हाँ, मेरा नंबर है पूजा जी, आप कनेक्ट करवा सकते हैं। मैंने आपको नंबर भी दिया और कुछ लिंक्स भी दिए, तो आप कैसे भी किसी भी लिंक से, और मेरे बीबी हेल्दी डाइट क्लिनिक का लिंक आप शेयर कर सकते हो, मेरा नंबर भी शेयर कर सकते हो, तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और उस लिंक के जरिए मेरी यूट्यूब वीडियोस देख सकते हैं और रील्स देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं उस पेज को। कम से कम कुछ तो चीजें रोज की रोज सामने आएंगी, क्योंकि न्यूज़पेपर में रोज के रोज कुछ ना कुछ आर्टिकल्स आते हैं, कभी किसी न्यूज़पेपर में, कभी किसी न्यूज़पेपर में, तो कुछ आर्टिकल्स पढ़कर भी किसी की जिंदगी इंस्पायर हो सकती है। तो हम तो कहते हैं कि कोई दो शब्द भी आपकी जिंदगी में इंस्पायर हो सकते हैं, किसी भी तरीके से आपकी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से फॉलो करते हैं। एडीएम के प्रोडक्ट्स अगर लेने हैं तो सीधा एडीएम के पेज पे भी जा सकते हैं, उससे प्रोडक्ट खरीद सकते हैं ऑनलाइन लेजर पेज पे। तो इस तरीके से कैसे भी मेरी तीन पेजेस हैं, तो तीनों में से किसी को भी किसी भी तरीके का लिंक है उसको फॉलो कर सकते हैं। आपका नंबर चैट बॉक्स में मैं डाल देती हूँ, तो जो लोग, क्योंकि लिंक्स आई थिंक इंस्टाग्राम पे शेयर नहीं हो पाएंगी, लेकिन ये पूरा रिकॉर्डिंग जिन लोगों ने मिस भी किया है शो का, तो पूरा रिकॉर्डिंग हम लोग डालेंगे और डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स, लिंक्स, नंबर सब शेयर कर देंगे। हमारी ऑडियंस का एक सवाल है, महनूर जी हैं यानी, उन्होंने पूछा आपने कैंसर का ट्रीटमेंट लिया था दिल्ली में, तो कौन से हॉस्पिटल से लिया था? आई थिंक इनकी फैमिली में कोई या कोई नोन सफर कर रहा होगा, इसीलिए BLK हॉस्पिटल राजेंद्र नगर दिल्ली में ही है ये। जी, दिल्ली में। ओके। अच्छा, अभी कोई हेल्प चाहिए हो तो आप मुझसे बात कर सकते हो। अगर मेरे कुछ होगा मेरे कंसर्न में, या मैं किसी को जानती होंगी तो मैं रेफरेंस दे दूंगी, अगर मैं नहीं जानती होंगी तो मैं फिर मना कर दूंगी कि नहीं मेरे रेफरेंस में नहीं, जितना को मेरे रेफरेंस में होगा मैं उतना दे दूंगी। जी मैन्यूर जी, आप डायरेक्ट जो है दीपिका जी से कनेक्ट हो सकते हैं इस बारे में और बात कर सकते हो डिटेल्स में। और मेरा एक जो आपने बोला ना अभी दीपिका जी, कि आपके बच्चों के लिए जीना था एक मदर के अंदर, हमारी भी, हम जो कोचेज हैं, हमारे एक सीनियर कोच हैं हमारे साथ, उनका नाम है डॉक्टर जकिया, और उनका 30% लंग्स काम कर रहा है इस समय, बट शी इज वेरी, जैसे डायनामिक लेडी, बहुत एक्टिव, 52 ईयर्स की हैं। वो भी मुझसे यही बोली थी कि जब मुझे पता चला था और मेरा सिचुएशन और खराब होता चला गया, तो मैंने कहा मुझे अपने बच्चों के लिए जीना है। एंड शी इज वेरी वर्कहोलिक, वो वैल्यू लोगों की जिंदगी में वैल्यू ऐड करनी है, जब तक जीऊंगी करूंगी। तो जब उन्होंने बोला ना, तो वही मैं सबके साथ शेयर करना चाह रही हूँ कि अगर आप लोग लेडी हो, मदर हो या फादर हो, तो कई बार आपके बच्चे ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाते हैं। उन्हें कमजोरी मत बनने देना, अपनी ताकत बनाओ
और अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग आप उनके थ्रू भी कर सकते हो। मतलब ये मुझे ऐसा लगा आप लोगों की कहानी सुनकर। बिल्कुल, क्योंकि एक ऐसी जगह होती है उस समय, जो मैं तो ये बोलूंगी, अगर मैं साइंस को देखती हूँ तो एक ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है हमारे अंदर, लेडीज के अंदर, जो बहुत ज्यादा होता है। तो जब हम खाना भी बना रहे होते हैं या जब हमारी फैमिली हमारे पास होती है तो वो सबसे ज्यादा रिलीज होता है। तो आप देखेंगे आपके चेहरे का एक रंग ही अलग हो जाएगा जब आपकी फैमिली आपके पास होती है। तो ये हर मदर के अंदर होता है, ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन, अगर मैं साइंस को देखूँ तो। और ये भगवान ने, ईश्वर ने हमारी रचना ही इस तरीके से करी है कि वो हमें हर तरीके से पुश करता है और उसी तरीके के हमारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं। अब अगर आप स्ट्रेस में होते हो तो कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है। तो कॉर्टिसोल हार्मोन जो है हमारी बॉडी को खा जाता है, अंदर से खराब कर देता है, लेकिन उतना निकलना जरूरी है जिसकी वजह से हम काम कर सकें। तो कॉर्टिसोल हार्मोन अच्छा भी है और बुरा भी है, ज्यादा हमेशा खराब है, इसलिए हर चीज बैलेंस में होनी चाहिए। तो जितना आप बैलेंस में अपनी लाइफ को रखोगे उतना ही अच्छा है। ओके दीपिका, बस हम यही एंडिंग नोट पे, आप क्या एंडिंग नोट देना चाहोगे? एंडिंग नोट में ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो हर सिचुएशन में हमेशा पॉजिटिव रहो और हैप्पीनेस बांटते रहो। जितनी खुशियां बांटोगे उतनी ही आपके पास वापस आएंगी। तो यही मेरा नोट है। ओके दीपिका, आपका मतलब बहुत ही सही में बहुत ही इंस्पायरिंग थी आपकी स्टोरी, और हम जितना हो सकेंगे इसको फैलाएंगे। और जो भी आपने यहाँ पर चीजें बताई है तो उसको हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अवेयरनेस वगैरह देंगे, ताकि आपको भी जो सपोर्ट चाहिए, आप जो काम कर रहे हो उसके लिए बहुत सपोर्ट मिले जी, और आप थैंक यू सक्सेसफुल सो हो मच। अपनी जर्नी में। थैंक यू, थैंक यू पूजा भी जी, थैंक यू। जी हाँ, बहुत अच्छा लगा दीपिका जी, आप अपने बिजी स्केड्यूल से आए और हमारे ऑडियंस को इतने सारी अपनी इंस्पिरेशनल जो ट्रू लर्निंग्स जो आपने खुद से सीखी और हमारे ऑडियंस को बताई, उसकी दैट इज मतलब वैल्यूएबल। वो शायद कोई बुक से क्या, कोई मूवी क्या क्या सिखाएगी, जो आपने लाइव एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लोगों को बताया कि कैसी जर्नी में मतलब वो फेस से निकलो भी बाहर और उसके बाद दूसरी जिंदगी जियो भी, दूसरों की भी जिंदगी बेहतर बनाओ, खुद की भी बेहतर। जी, थैंक यू। So thank you so much for your valuable time. थैंक यू सो मच दीपिका। थैंक यू जी, थैंक यू। नमस्ते। नमस्ते थैंक जी। यू। तो एवरीवन, हमारा शो आज यहीं खत्म करते हैं हम। वो दिल से दिल तक, आम लोगों की खास कहानी, जहां आपको पता चल गया होगा कि लोग, हम हर कोई आम ही होता है, लेकिन उनकी कहानी खास बनाती है उनकी विल पावर, उनकी सोच, उनको जिंदगी देखने का उनका नजरिया, यही सब आपको खास बनाता है। तो हमारे इस शो के साथ हम नेक्स्ट मंडे आपके साथ फिर से लाइव जुड़ेंगे शाम को 7 बजे, मैं और फातिमा। तब तक के लिए एक नई इंस्पिरेशन स्टोरी के साथ, एक नए पर्सन के साथ हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। ये शो अगर आपने मिस कर भी दिया है तो पूरा ये आधे घंटे का शो हमारा रिकॉर्डेड आपको मिलेगा। उसके लिए आप फातिमा मेरा चैनल फॉलो करो इंस्टाग्राम पे और आपको पूरा शो हमारा देखने को मिलेगा। और हमारे चैनल फॉलो जरूर कर दीजिए ताकि आने वाले जितने भी हमारे सेशंस हैं, जितने भी प्रोग्राम्स हैं, आप देखते रहें, अपडेटेड रहें उस बारे में। एंड आई थिंक और किसी की कोई क्वेरीज नहीं है ऑडियंस में, अगर है स्टिल तो आप अभी यहाँ चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है फातिमा? यस, कोई क्यूरीज नहीं है पूजा, मैं ओके, सो लेट्स एंड द शो एंड थैंक यू ऑडियंस, आप हमारे साथ जुड़े रहे और आई होप आपने जो अपना वैल्यूएबल टाइम दिया है उसमें कुछ सीख पाए, कुछ जान पाए, डॉक्टर दीपिका से कुछ सीख पाए, कुछ तो अगर एक पॉइंट भी फॉलो कर लिया लाइफ में तो लाइफ बदल जाएगी आपकी। थैंक यू दीपिका जी, थैंक यू सो मच। ओके एवरीवन, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। और जैसे डॉक्टर दीपिका ने बोला, कैंसर जैसी बीमारी से आप लड़ सकते हो अगर अवेयरनेस है। अपने लाइफस्टाइल को बदलिए, खुद को बदलिए, खाने पीने को बदलिए, सब कुछ बदलेगा। चलिए टेक केयर।